how are you all? वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ नवनीत कौर एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ फॉर NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए. तो इस सीरीज़ में हम 100 MCQs डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 कॉमर्स के लिए, एंड दैट टू बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न. मीन्स आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर MCQs इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे. ये क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं पास्ट ईयर्स को देखकर कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो गाइज, एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एंड उसमें भी अगर आपको एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए तो कितनी अच्छी बात है, राइट. सो इसीलिए इस सीरीज़ में मैं आपसे बिल्कुल एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. सो गाइज, हम 100 MCQs डिस्कस करेंगे एंड हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे. सो ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है जिसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो गाइज, इन MCQs को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो आप जब इन क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करें. वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करना, देन उसके बाद आप आंसर्स खुद चेक करना. ठीक है, अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल असेस करना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी सही चल रही है एंड उसके बाद ही आप फिर क्वेश्चंस को देखना, आंसर्स को देखना. ठीक है, सो मैं आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलूँगी. फाइन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1. Closing stock is valued at cost price or market value, whichever is less, is the rule under which of the following accounting principles. तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर रूल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंडर आता है. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कोस्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर मैचिंग प्रिंसिपल. सो इस क्वेश्चन का आंसर है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कोस्ट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू किस पे हमें रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो भी कम रहेगी हम उस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो ये बात बताई गई है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है कि बिजनेस और जो उसका ऑनर होगा वो सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों के ही अकाउंट सेपरेट बनेंगे. कोस्ट प्रिंसिपल में बताया गया है कि एसेट्स को हमें हिस्टोरिकल कोस्ट पे रिकॉर्ड करना है, मींस जिस कोस्ट पे उन्हें एक्वायर किया गया है. एंड मैचिंग प्रिंसिपल में तो रेवेन्यूज़ और कोस्ट को मैच करते हुए हमें रिकॉर्ड करना है, मींस जिस पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू है उसी पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करना है. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है, ये वाला रूल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंडर बताया गया है. फाइन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are true about न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो गाइज, पेपर में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से ट्रू कौन सी है. First is it came into force on 20th July 2020. Second, CCPA is a new apex authority established under this act. Third, no fees shall be there for filing cases of up to rupees 10 lakhs. And fourth is State Commission will handle cases involving amount rupees 20 lakhs and rupees 1 crore. So guys, Consumer Protection Act का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक आपकी यूनिट 2 से है, दैट इज़ यूनिट 2 से नहीं, सॉरी, यूनिट 1 से है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. तो उस यूनिट 1 से आपका ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है एंड आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या है. सो गाइज देखो, स्टेटमेंट नंबर ए, इट केम इनटू फोर्स ऑन 20 जुलाई, ये करेक्ट है बिकॉज 20 जुलाई 2020 को ये एक्ट फोर्स में आया था. इस एक्ट को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका जो बिल था वो 2019 में पास हुआ था. ठीक है, एंड बिल जब पास हो गया, प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी तो वो एक्ट बन गया, बट उस टाइम वो फोर्स में नहीं आया था, मीन्स लागू नहीं हुआ था. वो नोटिफिकेशन कब आई, 20 जुलाई 2020 को. तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड इज CCPA इज़ अ न्यू एपेक्स अथॉरिटी. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इस न्यू एक्ट के अंडर CCPA दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका काम होगा कि कंज्यूमर के राइट्स को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना एज वेल एज प्रमोट करना. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है.
नेक्स्ट इज नो फीस शैल बी देयर फॉर फाइलिंग केसेस ऑफ अप टू ₹10 लाख। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पर अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपीज़ तक है, मीन्स 5 लाख रुपीज़ तक के केसेस के लिए कोई भी फीस नहीं देनी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड लास्ट इज स्टेट कमीशन विल हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग अमाउंट बिटवीन ₹20 लाख एंड ₹1 करोड़। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है बिकॉज ये जो लिमिट बताई गई है स्टेट कमीशन के लिए वो पुराने एक्ट के अंडर थी, दैट इज़ 1986। तो नए एक्ट के अंडर जो लिमिट है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है स्टेट कमीशन के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दैट इज़ A एंड B। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली A एंड B। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। तो देखो गाइस, क्वेश्चन पेपर में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, एक होगा असर्शन एंड दूसरा होगा रीज़न। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इन 4 ऑप्शंस में से कि उनमें से क्या करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली वो क्या पूछते हैं कि आपको असर्शन दे दी जाती है, मीन्स एक स्टेटमेंट दे दी जाती है एंड उसका रीज़न आपको नीचे गिवन होता है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो क्या रीज़न जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बेसिकली एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट 1 से, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट से ये क्वेश्चन है। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, असर्शन इज कैपिटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड रीजन in the socialist economy government has a major role to play in the economic activities to achieve the objective social welfare। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो देखो गाइज, असर्शन क्या कह रहा है कि कैपिटलिज्म क्या है, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि कैपिटलिज्म में कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, प्राइवेट सेक्टर का वहाँ पर कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड रीज़न क्या दे रहे हैं, इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो रीज़न दे रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो देखो रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि असर्शन में बात हो रही है कैपिटलिज्म की एंड रीज़न में बात हो रही है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट आर यानी रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सो गाइज पेपर में आपको इस तरह से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको सिंपली 2 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगे ना, आपको बताना होगा कि दोनों में से कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। फाइन। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट एंड हिज एम्प्लॉयज। Second, even though detection of frauds and errors is also an objective of auditing, it should be considered only a subsidiary objective of auditing। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से है एंड ये क्वेश्चन आपका ऑडिटिंग पार्ट से है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना जो कि एक ऑडिटर के क्लाइंट ने बनाई है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं कि फ्रॉड्स एंड एरर्स का डिटेक्ट करना भी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, बट वो एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है कि ऑडिटिंग का यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी X ऑन डिमांड फॉर कमोडिटी Y व्हेन X एंड Y आर रिलेटेड गुड्स इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट से है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि ये इनमें से क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट है। सो देखो गाइज, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है तो उस केस में हम उसे कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट।
जब दोनों कमोडिटीज़ रिलेटेड हों। रिलेटेड मीन्स या तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हों या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो तब होता है कि जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आ जाता है, मीन्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो कंज्यूमर जो है वो एक चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट कर जाता है, वो गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। ठीक है, प्राइस इफेक्ट कब होता है? जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है क्योंकि उसके प्राइस में चेंज आ गया है। ठीक है, एंड इनकम इफेक्ट कब होता है? कि जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आया है, तब उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस पेपर में भी आपको इस तरह से मैचिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैच करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट इज गॉर्डन्स मॉडल, देन कॉन्स्टेंट डिविडेंड पे आउट, थर्ड इज MM मॉडल एंड फोर्थ इज स्टॉक डिविडेंड। लिस्ट 2 में आपको गिवन है काइंड ऑफ डिविडेंड, बर्ड इन हैंड अप्रोच, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस इस तरह से गिवन होंगे एग्जाम में भी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो गाइस, गॉर्डन्स मॉडल क्या है? ये एक डिविडेंड थ्योरी है, तो यहाँ पर ये मैच करेगा बर्ड इन द हैंड अप्रोच, क्योंकि गॉर्डन्स मॉडल को बर्ड इन हैंड अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट क्या है? ये एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है जो फर्म्स अडॉप्ट करती हैं। थर्ड इज MM मॉडल। MM मॉडल भी एक डिविडेंड की थ्योरी है एंड ये थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस है, क्योंकि यहाँ पर इररेलेवेंसी की बात हो रही होती है, तो इसलिए MM मॉडल क्या है? थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। एंड लास्ट इज स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या है? एक टाइप ऑफ डिविडेंड है, जैसे कैश डिविडेंड होता है ऐसे स्टॉक डिविडेंड भी होता है। फाइन, सो इस तरह से आप क्वेश्चंस इस तरह से आप पॉइंट्स को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर तो मुझे याद नहीं है, ये बिजनेस फाइनेंस यूनिट से ये क्वेश्चन आपका। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रैटेजी ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट इनिशियली एट अ लो प्राइस टू गेन द मैक्सिमम पॉसिबल मार्केट शेयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक प्रोडक्ट को इनिशियली अगर आप लो प्राइस पे सेल करते हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को गेन करने के लिए, तो उस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पीक लोड प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ये फिर प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये टॉपिक आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट से। ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ का, तो ये क्वेश्चन वहाँ से है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी की बात हो रही है क्वेश्चन में। सो गाइज देखो, अगर एक प्रोडक्ट को इनिशियली लो प्राइस पे सेल किया जाता है टू गेन द मैक्सिमम पॉसिबल मार्केट शेयर, वो स्ट्रैटेजी होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर हम पेनिट्रेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें प्राइस को कम करके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में तो हम डिफरेंट कस्टमर्स से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं सेम ही प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, पीक लोड प्राइसिंग कब अडॉप्ट की जाती है स्ट्रैटेजी? जब एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उस केस में मींस उस प्रोडक्ट की डिमांड पीक पर होती है, तो उस केस में प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो पीक लोड प्राइसिंग वो स्ट्रैटेजी होती है। एंड स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो होती है कि जहाँ पर एक कंपनी इनिशियली अपने प्रोडक्ट्स के लिए हाई प्राइस सेट करती है ताकि वो क्रीम को फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीम का बेनिफिट ले ले। मींस जो कस्टमर्स हाई प्राइसेस पे गुड्स को परचेज कर सकते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज कर लेंगे, उसके बाद फिर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को लो कर देती है, तो वो होती है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 इज सिस्टमैटिक रिस्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? CAPM एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, EVA एनालिसिस या फिर कैपिटल गियरिंग। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टमैटिक रिस्क इनमें से किन से रिलेटेड है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका यूनिट बिजनेस फाइनेंस से है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो, ये रिस्क का जो टाइप है, ये टर्म जो है वो किस में यूज़ होती है? CAPM एनालिसिस, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप को बताया जाता है एंड एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए वो बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिस्क की बात कर रहे होते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर है CAPM एनालिसिस। SWOT एनालिसिस में तो एक फर्म जो है अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करती है। मीन्स अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट को वो एनालाइज करती है, स्कैन करती है। ठीक है,
EV एनालिसिस क्या होता है कि जहाँ पर एक फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे चेक करती है कि कितना उसे रिटर्न मिल रहा है, कितनी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है। तो EV एनालिसिस क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस। एंड कैपिटल गियरिंग मीन्स कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रोपोर्शन डेट का है एंड कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का है। अगर कंपनी के उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं कि कंपनी हाई गियर में है। एंड लो गियर में कब होती है? जब वहाँ पर डेट और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोपोर्शन कम होता है, मीन्स इक्विटी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क कहाँ पर यूज़ होता है? CAPM एनालिसिस में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। सो अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड सेकेंड इज along with the delivery the ownership of the goods is also transferred। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी करेक्ट है एंड इनकरेक्ट कौन सी है। सो गाइज ये क्वेश्चन आपका यूनिट 9 से है, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे एक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टॉपिक से है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वहाँ पर हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रही है कि अलॉन्ग विद द डिलीवरी ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की पोजेशन ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, सो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. So option number 1 is correct here. Fine, option 1 is correct. Now last question is question number 10. Which of the following statements is not correct about the properties of a normal distribution? So यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन है एंड उन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान से पढ़ने की क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है कि पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट से है। ठीक है, नाउ यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट, इट हैज़ ओनली वन मोड। सेकेंड, इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Third is the quartile deviation is 2/3 times the standard deviation and fourth is mean is greater than the median। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट हैज़ ओनली वन मोड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वन मोड होता है। येस, ये करेक्ट है बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉड होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर यहाँ बोला गया है कि वो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट। थर्ड इज द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसका क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों की ही वैल्यूज़ इक्वल होती हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो गई? बी एंड डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओनली बी एंड डी। फाइन। सो गाइज ये हमारे 100 MCQ सीरीज़ के फर्स्ट 10 क्वेश्चन से पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे फर्दर 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। सो गाइज आई एम श्योर आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको काफ़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में भी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करना। फाइन। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।